अजी कोई काम मिला? कहाँ कोई काम मिला, किसी काम की ही तलाश में जा रहा हूँ। हे भगवान, आपकी उम्र तो इतनी है नहीं, लेकिन बस वही है ना, बचपन से लेकर आज तक खान पान कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, इसीलिए वक्त से पहले ही शरीर की जान खत्म हो गई है। लोग आपको काम पर रख तो लेते हैं, लेकिन 50 साल के बुड्ढों से भी ज्यादा सुस्ती से काम करते देखते हैं तो वो आपको निकाल देते हैं। मेरी माने तो काम वाम की चिंता को छोड़ दीजिए। रोजाना घंटों चप्पलें घिसने के बाद भी मिलने वाला काम 1 महीने नहीं टिकता है। क्यों चिंता करते हैं इतनी? मैं जानता हूँ कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है उर्मिला, लेकिन बिना काम किए हमारा गुजारा नहीं चलेगा। जरा अपनी दोनों बेटियों की तरफ को देखो, अब इनकी उम्र भी इतनी हो गई है कि इनके हाथ पीले करने के दिन आ पड़े हैं। हमारे पास जमा में फूटी कौड़ी नहीं है, बिना काम किए गुजारा नहीं होने वाला है, इसीलिए मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। बाबा रुकिए, ये लीजिए लाल चाय। हाँ बाबा, आप चाय पीजिए, तब तक मैं अपने जूते मोजे पहन रहा हूँ, फिर साथ में ही चलेंगे। मुकेश ने चाय पी, इतने में सौरभ भी स्कूल के लिए तैयार हो गया। दोनों बाप बेटे घर से निकल गए। अपने बेटे को जाता देख उर्मिला बोली, बस हमारे हालातों को पढ़ लिख कर हमारा बच्चा ही बदल सकता है, चाहे जो हो जाए। मैं इसकी पढ़ाई को कभी नहीं रुकवाऊंगी। सही कहा माँ, पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे यकीन है हमारा भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और वो ही हमें इस गरीबी के दलदल से निकालेगा। माँ और बहनों की अपनी छोटे भाई के ऊपर बहुत सारी उम्मीदें थी। वहीं बाप भी एक अच्छे कल की ही आस में अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा था। उनके घर का सिलसिला ऐसे ही जारी था और अब बरसात का मौसम लग चुका था। एक दिन उर्मिला सब्जी लेकर घर लौट रही थी कि तभी उसकी नजर सड़क किनारे पड़े हुए एक मटके पर पड़ी। उसे देखकर उर्मिला के कदम ठहर गए और वो उस मटके को उठाकर बोली, अरे वाह, कितना गोल और अच्छा मटका है, न जाने किसका होगा। क्या मुझे इसे घर ले जाना चाहिए? ले ही जाती हूँ। आजकल तो घर घर में फ्रिज है, इसे कौन ही इस्तेमाल करेगा। उर्मिला उस मटके को घर ले आई और उसे अच्छे से साफ करके उसमें पानी भरकर उसे घर के एक कोने में ही रख दिया और सारा दिन सभी ने उसी मटके से पानी पिया। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर गए और आज के दिन सावन के महीने की पहली बारिश बरसी। बारिश काफी तेज थी। पहला बादल बरसते ही अमीर घरों में पकौड़े तलने लगे और लजीज पकवानों की खुशबू उड़ने लगी। लेकिन ऐसे में उर्मिला के परिवार वालों को सजा मिल रही थी। माँ, मैं स्कूल का काम कर रहा था, लेकिन जरा देखो, अब बारिश की वजह से मैं कहाँ पर काम करूँ। लल्ला, एक काम कर, जब तक ये बारिश शांत नहीं होती तब तक अपना काम मत कर, वरना सारी किताबें भीग जाएंगी। अब इस बारिश की वजह से मेरे काम को देर होगी। माँ, आप कब हमारी छत को सही करवाओगी? मैं नहीं, मेरे हाथों में तो कुछ नहीं है, तू ही हम सभी की उम्मीद है। हाँ भाई, जब तू बड़ा हो जाएगा और पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा ना, अब तो लगता है जब ही हमारे हालात सुधरेंगे। सौरभ अपने परिवार की बातों को गौर से सुनने लगा कि तभी मुकेश भीगता हुआ मुंह लटकाकर घर आया। क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों आ रहे हो? अरे अभी मुझसे कुछ मत पूछो उर्मिला। मुकेश ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। सभी समझ गए थे कि मुकेश को जो काम मिला था उसे उस पर से भी हटा दिया गया था, इसीलिए कोई उससे कुछ नहीं बोला। हल्की हल्की बारिश सारा दिन आती रही और उनका छप्पर भी हल्का हल्का टपकता ही रहा, लेकिन इस सब की गरीब परिवार को अब आदत सी हो चुकी थी। ऐसे ही 2-4 दिन और बीत गए। मुकेश के हाथों में कोई काम नहीं था और अब उर्मिला के घर में बेहद तंगी हो रही थी। किसी ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। मुकेश जी, आज तीसरा दिन निकल गया है, बच्चे भूखे हैं, कुछ तो कीजिए। क्या उर्मिला, मैं क्या करूं? मैं अब कुछ नहीं करूंगा। उस भगवान ने न जाने क्या सोचा हुआ है, एक मुसीबत टलती नहीं है तो दूसरी आ जाती है। सालों से मुझे कोई टिकाऊ काम नहीं मिलता और अब तो और बरसातों का मौसम है। इस मौसम में तो अच्छे अच्छे अमीरों के काम बंद हो जाते हैं, तो हम मजदूरों की क्या औकात है। माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। अब घर में ऐसी चूड़ियां पहनकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चे घर में तड़प रहे हैं, मैं तो जा रही हूँ किसी काम की तलाश में। उर्मिला परेशान होकर खुद ही किसी काम की तलाश में निकलने को थी कि तभी बहुत जोरों से बादल गरजे और बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, हमसे चाहता क्या है? हम गरीबों की क्यों इतनी परीक्षा ले रहा है प्रभु? उर्मिला तंग हो गई। अब उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं तेज बारिश की वजह से बहुत तेज पानी सभी तरफ से टपक रहा था और मिट्टी के घर में कीचड़ सी होती जा रही थी। सृष्टि दीदी, जल्दी से मुझे पकवाने दीजिए। देखिए, यहाँ से तो झरना सा बह रहा है। अरे नहीं, अब तो रसोई में कोई बर्तन नहीं है। अब इस मटके को भी इसी कीचड़ काचड़ के काम में लेना होगा। उर्मिला उस मटके को लेकर खड़ी हो गई। आसपास उसके बच्चे बैठे हुए थे और घर में कीचड़ न हो इसीलिए घर को बचाने के लिए उन्होंने अपनी रसोई के सभी बर्तन घर में इधर उधर रखे हुए थे। पूरा परिवार भूख और बारिश से परेशान था कि तभी उर्मिला के हाथों का मटका भर गया। अरे नहीं, ये तो भर गया, अब मुझे इसका पानी फेंकना होगा। उर्मिला पानी फेंकने जाने लगी कि तभी मटके में से आवाज आई और वो सुनहरी रोशनी में चमकने लगा। रुक जाओ, मेरे अंदर से कुछ मत फेंको। ये आवाज कहाँ से आई? अचानक ही उस मटके के इंसानों जैसे आंख, नाक और मुंह बन गया और जादुई मटका उर्मिला से बोला, मैं नहीं हूँ कोई राक्षस, मैं सबका दोस्त हूँ।
लोग प्यार से मुझे बुलाते हैं डमरू। मुझसे डरो मत उर्मिला, मैं कोई बुरा मटका नहीं हूँ, बल्कि मैं तो योगियों के देश से आया हूँ। मुझे एक बाबा ने अपनी शक्तियों से जादू किया था, लेकिन एक हादसे में मैं उनकी पोटली से निकल गया और घूमता हुआ लुढ़क पड़क तुम्हारी जिंदगी में आ गया। मैंने तुम्हारे हालात देखे हैं। अभी तक मैं चुप था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम लोग कैसे हो, पर अब मैं तुम्हें जान गया हूँ तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मांगो जो मांगना है, ये डमरू तुम्हें सब कुछ देगा। अच्छा, हमें भूख लगी है, तुम हमें खाना दे दो। बस इतनी सी बात, ये डमरू है खास, बोलो क्या खाना है। सोचने तो दो। हाँ, बहुत दिन हो गए कड़ी के साथ चावल खाए हुए, मुझे कड़ी चावल खाने हैं। नीमा की ख्वाहिश पर डमरू ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और उसके मुंह से खाना निकलने लगा। ऐसे ही डमरू से सभी ने अपनी अपनी ख्वाहिशें रखी और डमरू ने सभी को उनकी पसंद का खाना खिलाया। डमरू, तुम तो हमारी जिंदगी में ऐसे आए जैसे भोलेनाथ का ही डमरू बच गया हो। शुक्रिया दोस्त, कई दिनों के बाद ऐसा खाना खाकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा डमरू, एक और तुमसे विनती थी, क्या तुम हमें थोड़े से पैसे भी दे सकते हो? ये छाता हम अपनी जेब से कभी ठीक नहीं करवा पाएंगे। बस इतनी सी बात, जब डमरू हो साथ तो डरने की नहीं है बात। डमरू ने अपना मुंह खोला और उससे काफी सारे पैसे निकलने लगे। ये देखकर गरीब परिवार बहुत खुश हुआ और उन्होंने मौका मिलते ही अपनी छत को भी सही करवा लिया। अब डमरू की बदौलत उर्मिला और उसके परिवार को वो परेशानी नहीं झेलनी पड़ती थी जो वो सालों से झेलते आ रहे थे। किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो डमरू को बोलकर उसकी पूर्ति कर लेते थे। डमरू, मेरे कपड़े खराब हो गए हैं, मुझे अच्छे कपड़े दो ना। देता हूँ, फिक्र न। डमरू ने सृष्टि की भी मदद की। अब डमरू की बदौलत उनके घर के हालात काफी बदल गए थे। मुकेश ने डमरू की मदद से कपड़े का काम कर लिया था, जिसमें उसकी मेहनत कम और आमदनी अच्छी होती थी। सब कुछ अब ठीक चल रहा था। ऐसे ही सालों बीत गए थे और अब सौरभ बड़ा हो गया था। एक दिन सभी घर से बाहर थे, तब सौरभ ने डमरू को वापस भेज दिया। घर आकर घर वालों को डमरू नहीं मिला। कहाँ है डमरू? हाँ माँ, मैंने डमरू को भेज दिया। भेज दिया? लेकिन क्यों? वो इसलिए बाबा, क्योंकि डमरू के आ जाने से हम पूरी तरह उसी के ऊपर निर्भर हो गए थे। लेकिन हमारी ही तरह न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी जिंदगी में डमरू रंग भर सकता है, इसीलिए मैंने उसे भेजा। मैं चाहता हूँ कि अब अपने परिवार के लिए मैं मेहनत करूं और जो सपना आपने मेरे लिए देखा हुआ था उसे पूरा करूं। मैं नहीं चाहता कि डमरू ही हमारे जीने का आधार रहे। मैं आपको अपनी मेहनत से अमीर बनवाना चाहता हूं और कुछ नहीं। सौरभ के विचार सुनकर पूरा परिवार चुप हो गया और उर्मिला गर्व से बोली, सोचा नहीं था कि मेरा बेटा इतनी जल्दी बड़ा हो जाएगा। अच्छा किया तूने जो डमरू को भेज दिया, तूने आज हमारी आंखें खोल दी। सभी को सौरभ के ऊपर गर्व महसूस हो रहा था। फिर क्या था, उस दिन के बाद से सौरभ ने दिन रात एक कर दी और पढ़ाई पूरी करके अच्छी जगह नौकरी करनी शुरू की। अब सौरभ अपनी मेहनत से अपना घर चलाता था,